हेलो बच्चा लोग, मैं अनुराग कुमार छोटा मास्टर आप लोगों के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज हम लोग बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए, और मैं जरूरी तो नहीं मतलब मैं वो बता दूं, क्योंकि उतने तो टफ क्वेश्चंस ऐसा कुछ था नहीं, ठीक, इजी थे। फिर भी आप चाहो तो मैं उसके आंसर्स लिख देता हूं, ताकि अगर आपने बनाया हो तो उसे आप मिला लो। ठीक, मैं उसके आंसर्स लिख देता हूं। जैसे फर्स्ट के आंसर हैं 3, सेकेंड का आंसर है 15, थर्ड का आंसर है 11/4, फोर्थ का आंसर है नॉट अ फैक्टर, फिफ्थ का आंसर है not a factor and remainder is equals to 2, and सिक्स्थ का आंसर है 2x + 3। ठीक, जिन किसी का भी सही है आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, उतने भारी क्वेश्चंस मैंने दिए नहीं थे। ठीक है, कल का कराया हुआ जो भी था उसी में से ये क्वेश्चंस दिए थे मैंने, और उसके ये आंसर हैं। ठीक, यहां तक समझने में कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। और हाँ, अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो रही है कि हाँ कुछ क्वेश्चंस नहीं बने हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं वहां से होगा तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथ्स में, और वो है अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या है अपना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ तो बाय में लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, तो क्या है क्या नहीं है वो हम लोग आज अच्छे से क्लियर से समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं रेशियो। ठीक, तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप कि इफ, आप लोग लिखना थोड़ा पहले भाषण तो लिखना है ही, ठीक, क्योंकि ये जरूरी है कल के नोट्स के लिए। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी, if A and B are two quantity of same type, then the ratio is represented by A is to B और A/B। ठीक, ये भाषण हम लोग लिख लेते हैं पहले, क्या है नहीं है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, और हाँ, आप लोग इंस्टाग्राम से बाहर निकलो, जहां भी टक टक कर रहे थे वहां से भी बाहर निकलो। एक्स को बाद में याद कर लेना, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, क्योंकि ये जरूरी है। चलिए देखिए, इफ A and B are two quantity of same type then the ratio is represented by A is to B और A/B। मतलब कि कोई भी दो क्वांटिटी है, अगर सेम जैसा वो दिखता है तो उसको हम लोग रेशियो में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेम टाइप कहने का मतलब समझ रहे हो कि एक जैसा होना चाहिए। बच्चा ध्यान रखो, एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक क्वांटिटी x लिख लेते हैं और एक 2 लिख लेते हैं, इसको रेशियो में रिप्रेजेंट कर दे। नहीं, अगर एक अपना 2 है तो दूसरा अपना 7 होना जरूरी है। ठीक, मतलब ये एक नंबर है तो दूसरा भी नंबर होना चाहिए। यही सेम टाइप अगर है तो इसको हम लोग रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? तो कुछ कुछ नोटेशन है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, कि जैसे मानो कि A is to B को तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? रेशियो। ठीक, A² is to B² को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? डुप्लीकेट रेशियो। कहीं कहीं सुने होंगे आप लोग, अगर कुछ बच्चे ज्यादा पढ़ाई में घुसे रहते हैं तो उनको हवा लग जाती है कहीं कहीं से कि ऐसा ऐसा भी कुछ चीज होता है। अगर AQ is to BQ है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अच्छा, कल को अगर इसका पावर हाफ कर दिया जाए, 1/2 is to B to the power 1/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, ये डुप्लीकेट मतलब वो डुप्लीकेट मत समझ लेना, ठीक है? हाँ, शाहरुख खान वाला सब डुप्लीकेट रेशियो, ये बस एक नाम है इसका, इसको इससे पुकारते हैं। अगर कल को A to the power 1/3 is to B to the power 1/3 आ गया तो इसको हम लोग सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सब ट्रिप्लिकेट। ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है, ये नोटेशन होना जरूरी है क्योंकि कल को क्वेश्चन में ऐसे नाम आ जाते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, ये सब मैथ्स की अपनी एक भाषा है, क्योंकि ये सब जानना जरूरी होता है। कभी कभी होती है ना कि किसी स्टूडेंट्स की इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है लेकिन मैथ्स उसकी अच्छी नहीं होती, तो बच्चा सोचता है कि अरे यार इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी है, मैं मैथ्स की लैंग्वेज क्यों नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि मैथ्स का अपना एक लैंग्वेज होता है। ठीक, अब यही डुप्लीकेट इंग्लिश में चले जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। तो हम लोग का जो है मैथ्स का, फिजिक्स का, इन सब का एक अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज पता होना बहुत जरूरी है ताकि क्वेश्चन समझने में कल को दिक्कत ना हो। मैं क्या आया इतना बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे चलेंगे, रेशियो के और भी पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। ये पॉइंट नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, चलिए लिख लिए, मिटाऊं, बढ़िया। आज कंप्लीट अपना जो लेक्चर है वो थ्योरी बेस्ड होना चाहिए हो है, ठीक है, मतलब थ्योरी इसमें बहुत है, फिर भी आप लोग बने रहिएगा क्योंकि ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब जाके आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, एक रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो। क्या होता है? कंपाउंड रेशियो। तो थोड़ा सा भाषण इसका भी हम लोग लिख लेते हैं कि इफ a by b and c by d are two ratio then they can be compounded। ठीक, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी दो रेशियो है a by b एंड c by d, ठीक, तो उसको हम लोग कंपाउंडेड कर सकते हैं। कंपाउंडेड मतलब होता है मिश्रण कर सकते हैं। मिश्रण मतलब समझते हैं मिलाना, क्या है कि हम लोग मिला देंगे। ठीक, तो a by b एंड c by d को हम लोग कब मिला सकते हैं भाई? इसको मल्टीप्लाई करके ही मिला सकते हैं, ठीक है, और कोई तो दूसरा तरीका है नहीं अपने पास कि इसको प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करके ही मिला सकते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो, मतलब कंपाउंड रेशियो। ठीक, कि ये मिल चुका है। कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रण, तो ये क्या बन के निकल जाएगा, AC अपॉन BD। मैं क्या बात समझ में? इतना समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रेशियो में ये कहता है कि कोई भी जैसे रेशियो है, ठीक, a by b ऐसा कोई रेशियो है, ठीक, तो अगर हम लोग कांस्टेंट से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो इस रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं क्या बात समझ में कि जैसे MA अपॉन अगर MB कर दूं, ठीक, तो कोई फर्क पड़ने वाला है इस रेशियो में? जी नहीं। क्यों? क्योंकि कल को M कट जाएगा, बचेगा वही AB। तो किसी भी कांस्टेंट से अगर किसी भी रेशियो को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अरे एग्जांपल जैसे मैं दे दूं, ठीक, कि 3/7 है, ठीक, अगर 3/7 में हम लोग ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर तो 12 हो जाएगा, नीचे 28 हो जाएगा। तो कल को काट के आप 3/7 ला सकते हो, है कि नहीं? इतना समझने में किसी को परेशानी? मैं क्या नहीं आया बात समझ में? अरे बोलो, चमका कि नहीं चमका? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। बेटा बोर नहीं होना, ठीक है, कि कभी कभी जो लेक्चर होती है ना इतनी थ्योरी बेस्ड हो जाती है कि बोरिंग सा लगने लगता है, लेकिन ये चीज है कि आप उस पर अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो आपका जितना क्वेश्चंस है वो और आसान हो जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सिर्फ भाषण लिखे जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, वो नंबर्स नहीं मिलते हैं ना। कुछ मैथ्स के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नंबर्स उनको जब तक नहीं मिलता है, क्वेश्चंस जब तक नहीं मिलता है तो उन्हें मजा नहीं आता। आएगा बेटा, ठीक, आएगा, टाइम लगेगा लेकिन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेशियो, अच्छा रेशियो के साथ साथ हम लोग एक नाम सुने हैं, वो है अपना प्रोपोर्शन। क्या है? प्रोपोर्शन। अच्छा ये क्या होता है? प्रोपोर्शन क्या होता है तो ध्यान देना, ठीक, कि इफ A by B and C by D are two ratio such that
such that a by b is equals to c by d, then they are in proportion। इसके कहने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन उसको बोलते हैं कि किसी भी दो रेशियो को हम लोगों ने क्या किया है, इक्वल कर दिया है। ठीक, तो इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन, मतलब कौन कौन प्रोपोर्शन होंगे, तो a, b, c एंड d, ये चारों के चारों प्रोपोर्शन में होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये चार क्वांटिटी अपना प्रोपोर्शन में है तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, इसको रिप्रेजेंट अच्छे से कैसे करेंगे? मैथ्स की भाषा में। क्यों? क्योंकि हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट, देखिए a इज टू b, c इज टू d, और प्रोपोर्शन का जो साइन होता है ये ऐसा सा होता है। मैं क्या बात समझ में? अरे बोलो हाँ ना। ठीक, प्रोपोर्शन का जो साइन होता है वो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, इतना तक समझने में किसी को परेशानी? मैं क्या नहीं। चलिए, तो ये जो बाहर बाहर के जो होते हैं इनका एक नाम दिया गया है, वो है एक्सट्रीम्स। क्या नाम दिया गया? एक्सट्रीम्स। ठीक, और अंदर अंदर में जो होते हैं इनका भी नाम दिया गया, जिनको हम लोग बोलते हैं मीन्स। ठीक, क्या बोलते हैं? मीन्स। तो एक बात जान लो भैया, नाम तभी पड़ता है जब उन दोनों में रिलेशन हो। ठीक, तो क्या रिलेशन है इन दोनों में? कि प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। मैं क्या बात नहीं समझ में? इन दोनों का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इन दोनों में रिलेशन है। ठीक, बात समझाऊं? समझो कि आपका भी नाम उनसे तभी जुड़ेगा जब आप दोनों में रिश्ता होगा। मैं क्या बात समझ में? ठीक, बिना रिलेशन के आप दोनों का नाम नहीं जुड़ सकता है। ऐसे नहीं कि कुछ लड़के होते हैं कि एक बार देख लिए, ठीक है, फिर सपना सजाने शुरू कर देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, ध्यान दो। चलो वो सब बातें बाद में। कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है। ठीक, ये रिलेशन समझ में आया? कि इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपना कौन कौन हो गया? AD। ठीक, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो गया? BC। ठीक, तो ये चीज तो हम यहां से भी लिख सकते थे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां से ध्यान से देखोगे किसको, तो हम लोग यहां से भी लिख सकते थे AD इज इक्वल्स टू BC। लेकिन फिर भी ये क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि इसका नाम रखा गया। वही बात मैं समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका नाम रखा गया, ये यहां से एक रिलेशन क्रिएट करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया, तब जाके ये लैंग्वेज बनी। ठीक, ये है अपनी मैथ्स की भाषा। समझे? इसीलिए ज्यादा सपना नहीं सजाना है, रिश्तों को नाम दो तो जाके रिश्ते चलते। मैं क्या लिख लिए? इतना मिटाऊं आगे बढ़ूं? चलिए, प्रोपोर्शन तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अब एक नया टॉपिक आता है विच इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, ऐसे इसको पढ़ते कंपेंडो है, लेकिन कंपेंडेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक, पढ़ते इसको कंपेंडो है। चलिए देखिए, कंपेंडो क्या है कि जैसे मानिए कि अगर कोई जो है अपना जैसे लिख लेते, देखो ध्यान से, कि इफ A, B, C एंड D आर प्रोपोर्शनेट। अच्छा, ये लाइन अगर मैंने लिख दी, ठीक, प्रोपोर्शन, अगर ये लाइन मैंने लिख दिया कि A, B, C, D आर प्रोपोर्शन, तो तुम्हारा तुरंत दिमाग की बत्ती जलेगी कि अच्छा भैया, इसका मतलब A by B इज इक्वल्स टू C by D। मैं आया कि नहीं बात समझ में? कि अगर कोई भी चार क्वांटिटी अपना अगर प्रोपोर्शन में होता है तो A by B इज इक्वल्स टू C by D। मैं बहुत बढ़िया। ठीक, तो फिर ये कंपोनेंडो क्या है? अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं तो किसी को आपत्ति? मैं क्या बोलो हाँ या ना? अगर मैं दोनों तरफ +1 कर दूं
तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अंदर से एक उबाल मार रहा होगा कि भैया भैया एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। मैं कहा अच्छा अच्छा, धैर्य रख, धैर्य रख। ले लिया एलसीएम, ले लिए। ये एलसीएम क्या बी आ गया, और ये क्या हो गया ए प्लस बी, ठीक। और इधर अगर एलसीएम ले लिए तो ये क्या हो गया सी प्लस डी बाई डी। अगर आप लोग चील की निगाह से देखोगे इसको अगर चील की निगाह से देखोगे और इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये नीचे वाले को ही ऊपर में प्लस करके लिखा गया है। मैं क्या बात समझ में? यही देखो, ये a प्लस बी बाय बी किया गया है, a प्लस बी बाय बी किया गया है। यही नीचे वाले को ऊपर ऐड किया गया है, c प्लस डी हो जाएगा, यहाँ पे भी c प्लस डी बाय डी हो जाएगा। मैं अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि नीचे वाले को अगर हम लोग ऊपर प्लस कर देते हैं दोनों साइड तो वो अपना कंपोनेंडो हो जाती है, कंपेंडो हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ठीक। जहां पे ये मैंने प्लस वन किया है, अगर इसी प्लस वन को दोनों जगह अगर मैं माइनस कर दूं तो वही चीज अपना डिविडेंडो हो जाएगा। तो सेम थ्योरी है, और सेम थ्योरी के बाद डिविडेंडो भी अपना यही कहता है कि अगर ए बी सी डी आर प्रोपोर्शन तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो दोनों तरफ -1 करने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अगर हम लोग दोनों तरफ -1 कर देते हैं तो a माइनस बी अपॉन बी और इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। मैं क्या आया बात समझ में, ठीक। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है इसी को ना हम लोग ऐसे किए हैं, ठीक, कि ऊपर ले जाके इसको माइनस कर दिए गए, यहां से भी इसको ऊपर ले जाके यहां से माइनस कर दिए हैं। वही चीज मैंने यहां पे भी लिखी है। तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज और ये चीज तो बराबर होनी चाहिए। मैं क्या बात नहीं समझ में, ठीक, कि ये चीज और ये चीज तो बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी में तो छेड़छाड़ करके मैंने ये लाया है, क्या इसी में कुछ ना कुछ करके मैंने ये लाया है, तो फिर यहां से हम लोग यहां भी ला सकते हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा, अब ध्यान देना, ठीक। अच्छा, तुमसे अगर मैं पूछूं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि a माइनस बी अपॉन बी, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी अपॉन बी, क्या ये a बाई बी के बराबर होगा? जो अभी मैंने बताया कि ये चीज इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाली चीज के बराबर होगी कि नहीं होगी? बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, अरे बोलो। मैं क्या नहीं भैया ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया यहां से ही तो यहां लाए हैं, ठीक, तो फिर ये इसके बराबर क्यों नहीं हो सकता? अरे होगा, बराबर होगा, लेकिन कब होगा? जब हम दोनों साइड को दोनों के बराबर लिखेंगे तब। मतलब कि अगर मैं कल को ऐसा कहूं कि a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी है, ठीक, तो ये तभी बराबर हो सकते हैं कि a माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी बाई डी भी है। तो मैं क्या आया बात समझ में, ठीक, कि ये इकलौता बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। जब तक दोनों नहीं रहेंगे तब तक नहीं होंगे बराबर। कुछ हवा नहीं लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा है फील आप लोगों को कि उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। चलिए ये चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्या है, क्यों नहीं बराबर हुआ है, ये अभी 5 सेकंड में समझ में आ जाएगी, तुरंत 5 मिनट में, ठीक है। क्योंकि हमको फील होने लग जाता है कि कौन सी चीज बच्चों को समझ में आ रही होगी और कौन सी नहीं, ठीक। वो सब छोड़ो, बाद की बात है। डिविडेंडो समझ में आया कि नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाके अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये अपना डिविडेंडो हो जाती है, दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड, ठीक। और नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाके अगर हम लोग प्लस कर दे दोनों साइड तो अपना कंपोनेंडो हो जाएगा, कंपेंडो हो जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में? चलिए, कंपेंडो और डिविडेंडो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब ये बात ये है कि अगर हम लोग दोनों अप्लाई करना चाहें तो क्वेश्चन में आए, ई का कह दिए सर जी, दोनों अप्लाई करना हो का मतलब क्या है? आए, अरे बोलो, दोनों अप्लाई करने का मतलब क्या है? दोनों अप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज प्रोपोर्शन में है, मतलब 4 क्वांटिटी, वही 4 क्वांटिटी अपना a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी के फॉर्म में हुआ, यहां पे लिख देते कि अप्लाई सी एन डी। क्या लिख दिए? अप्लाई सी एन डी, मतलब कंपेंडो एंड डिविडेंडो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो पहले सी अप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखोगे कि ये a प्लस बी अपॉन बी लिख सकते, ठीक, और यहां से आप लोग c प्लस डी अपॉन डी लिख सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? यहां से देखो कि a प्लस बी अपॉन बी लिख सकते हैं और c प्लस डी अपॉन डी लिख सकते हैं,
ये अप्लाई सी हुआ, कंपेंडो लगाया मैंने, डिविडेंडो लगाऊंगा तो अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा। मैं क्या आया बात समझ में? इक्वल बाय सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा। चेक, आप ध्यान से देखो, दोनों चीज मैंने अप्लाई किए कि नहीं किए, सी एंड डी। कंपेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का मतलब कि एक बार मैंने कंपेंडो लगाया, ठीक, फिर बाय डिविडेंडो लगाया, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये बी और ये बी कट जाएगा, ये डी और ये डी खत्म हो जाएगा, तो यहां से बचा क्या, ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, अब इसको ध्यान से देखो, जो 5 मिनट पहले मैंने भाषण कर रहा था, अब आपको समझ में आएगी कि ये जो चीज है, ठीक, ये चीज इसके बराबर नहीं होगी। हाँ, ये पूरी की पूरी चीज इसके बराबर हो सकती है, लेकिन ये इकलौता इसके बराबर नहीं हो सकता। मैं क्या बात समझ में? कभी आप a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी को आप a बाय बी के बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी को आप a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी के बराबर कर सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? ठीक, अच्छा, ये जो मैं भाषण दे रहा हूं इसका एक एग्जाम्पल के साथ बता दूं क्यों, कैसे? तुम कहो तो एग्जाम्पल के साथ बता दूं क्या? अरे बोलो। यहां तक समझने में किसी को परेशानी हुई कि सी एंड डी हम लोग दोनों अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? ठीक, यहां तक समझने में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए कि मैं, अच्छा, एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मानिए कि 10 टू द पावर x है, ठीक, अपॉन 10 टू द पावर माइनस x है। अब इस पे सी एंड डी अप्लाई करके आप बताओ। मैं क्या कि इस पे आप सी एंड डी अप्लाई करके बताओ, ठीक है? अच्छा, बहुत बच्चे जो होशियार होंगे वो तो कहेंगे कि भैया आपने बताया था कि सी एंड डी हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इक्वल टू हो। ठीक, मतलब ये कि हम लोग सी एंड डी तभी बोले थे ना कि सी एंड डी हम लोग तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों साइड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, मतलब कि जो छेड़खानी हम लोग LHS में करेंगे वही हम RHS में भी करेंगे। मतलब कि अगर इधर +1 हम लोग करेंगे तो इधर भी +1 करेंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बिना इक्वल टू के, तो उसमें हम लोग डिविडेंडो एंड कंपेंडो नहीं लगा सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं कल को अगर बोल दूं कि मान लो कि ये इक्वल टू y है, अब लग सकता है? मैं क्या, हाँ, अब क्यों नहीं लग सकता सी एंड डी? अब एकदम लगाइए इसको, अप्लाई सी एंड डी लिखिए। ठीक, अप्लाई सी एंड डी, तो अप्लाई सी एंड डी क्या बोलता है कि एक बार इससे प्लस हो जाए, ठीक, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x, ठीक, और एक बार यही चीज इसमें माइनस हो जाए तो 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x। मैं क्या, देखो ध्यान से, अगर ये a बाय b के फॉर्म में है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देखो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यही चीज कहता है ना कि एक बार क्या कि इसको इससे एक बार प्लस कर दूं ऊपर में और इसी को इससे एक बार माइनस कर दूं नीचे में। मैं क्या बात समझ में? अच्छा, ये भी अपना इस फॉर्म में रहेगा तभी इस पे सी एंड डी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि केवल y पे तो आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक, तो चलिए, अब ये सी बाई डी के फॉर्म में आ गया है, तो क्या करना है कि एक बार इसको इसमें प्लस करना है तो y प्लस 1 हो गया। ठीक, एक बार इसको इसमें माइनस करना है तो ये अपना y माइनस 1 हो गया। हो गई अप्लाई सी एंड डी। मैं क्या बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मैं जो अभी 5 मिनट पहले बोल रहा था कि ये जो चीज है ये इसके बराबर हो सकती है, ठीक, लेकिन तभी होगी जब हम लोग दोनों को इक्वल, इस दोनों के इक्वल करेंगे तो। इकलौता ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं कि फिर से सी एंड डी लगा के देखते हैं ऐसा क्या हो जाता है। अप्लाई सी एंड डी अगेन, अप्लाई सी एंड डी अगेन। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग फिर से सी एंड डी लगाया, एक बार फिर से सी एंड डी लगाते हैं। क्या, थ्योरी तो अपने को पता है ही, क्या करना है कि नीचे वाले को ऊपर ले जाके प्लस करना है और नीचे वाले को एक बार ऊपर वाले में माइनस करना है, बस। थ्योरी तो जब पता है कि ध्यान से देखो, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर x और प्लस हमको करना है नीचे वाले को 10 टू द पावर x माइनस ऑफ 10 टू द पावर x। मैं क्या बात समझ में? अपॉन, ठीक, 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर ऑफ माइनस x
माइनस के साथ नीचे वाला टेंस टू द पावर x माइनस ऑफ टेंस टू द पावर ऑफ माइनस x, इधर भी अप्लाई कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा कि y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन, और नीचे क्या हो जाएगा y प्लस वन माइनस ऑफ y माइनस वन। मैं क्या है बात समझ में? ठीक है, वही काम किए हैं, CND अप्लाई किए हैं। क्या कि एक बार नीचे वाले को ऊपर ले जाके हमने प्लस किया और एक बार नीचे वाले को ऊपर वाले में माइनस किया। मैं क्या है बात समझ में? इसको सॉल्व करो, इसको आप लोग ध्यान से सॉल्व करिएगा तो ये और ये आपको खत्म होते हुए दिखेगा। मैं क्या है बात, और नीचे वाले को आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपको ध्यान से दिखेगा कि ये और ये खत्म हो रहा है। मैं क्या है बात समझ में? तो ये टेंस टू द पावर x प्लस टेंस टू द पावर x 2 टाइम्स ऑफ टेंस टू द पावर x हो जाएगा अपॉन, अब ये टेंस टू द पावर x माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये टेंस टू द पावर माइनस x, ये भी अपना 2 टाइम्स टेंस टू द पावर माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू, इधर ध्यान दोगे आप तो ये माइनस वन ये प्लस वन खत्म और इधर ये y और ये y खत्म, तो इधर ध्यान दीजिएगा तो इधर अपना 2y आ रहा है अपॉन इधर अपना प्लस 2 आ रहा है, तो ये 2 ये 2 गायब हो गया, तो टेंस टू द पावर x अपॉन टेंस टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू y। मैं क्या, वाह, बात ये है, देखो ये चीज इसके बराबर आई कि नहीं आई, मैंने इस चीज को इसके बराबर किया फिर से CND अप्लाई करके, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज इसके बराबर हो सकती है, ठीक, लेकिन इकलौते बराबर नहीं हो सकते, ठीक, दोनों जब इक्वल रहेंगे तब जाके हम लोग बराबर कर सकते हैं। मैं क्या बात समझ में? ठीक, अब ध्यान दो, अगर फिर से मतलब एक बार CND लगाए तो कुछ एक्सप्रेशन आया, फिर से हमको वही एक्सप्रेशन में जाना है तो एक बार CND फिर से लगाना होता है, ठीक। अब अच्छा एक चीज ध्यान दो कि कल को देखो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं, ठीक, एक ट्रिक छोटा सा, कि जैसे वो टेंस टू द पावर ये वाला लाइन देखना, ये वाली लाइन, ठीक, ये वाली लाइन क्या बोलती है कि टेंस टू द पावर x प्लस टेंस टू द पावर माइनस x अपॉन टेंस टू द पावर x माइनस ऑफ टेंस टू द पावर ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू y प्लस वन अपॉन y माइनस वन, ठीक। कल को आपको ऐसा एक्सप्रेशन दे दे, ठीक, और आपको मतलब ऐसा जरूरी फील करे कि यार नॉर्मल सा एक्सप्रेशन अगर हमको मिल जाता तो मैं उस क्वेश्चंस को इजीली कर पाता, ठीक। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन पाने के लिए अगर ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, ठीक, ऐसा ऐसा कुछ दिखे, ऐसा सा इस फॉर्म में अगर कुछ दिखे तो आप सिंपली यहां डिवाइड लगाओ ना, सिंपली यहां पे डिवाइड लगा दो, यहां पे क्या करो, डिवाइड लगा दो, आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मैं क्या बात समझ में? देखो नीचे वाले को छोड़ के, नीचे वाले को छोड़ के ऊपर से सिंपली आप क्या करो, डिवाइड लगा दो दोनों तरफ, आपको नॉर्मल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखो टेंस टू द पावर x अपॉन टेंस टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1, नीचे 1 लिखने की बराबर बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए हमको नॉर्मल एक्सप्रेशन मिला कि नहीं मिला? मैं क्या बात समझ में? अब आप लोग एक करो, ठीक है, मैं आप लोगों को देता हूं कि कल को अगर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस x अपॉन e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल्स टू z लिखा हुआ है, तो नॉर्मल एक्सप्रेशन आप लोग बता सकते हो हमको? मैं क्या नॉर्मल एक्सप्रेशन आप लोग बता सकते हो? मैं हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते, एज सिंपल एज दैट, डिवाइड लगाओ सिंपल सी, ठीक, डिवाइड लगा दिए, e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू z, है कि नहीं? अच्छा इधर भी तो इस फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक बाबा, प्रिंटिंग मिस्टेक, क्या बात समझ में? ठीक है, CND समझने में किसी को परेशानी? CND सिंपल सा फंडा ये है कि नीचे वाले को ऊपर ले जाके एक बार आप प्लस करो, फिर वही नीचे वाले को ऊपर वाले में एक बार माइनस कर दो नीचे, ठीक, और ये चीज जो है आपको दोनों साइड करनी होती है। मैं क्या बोला कि ये चीज जो है आपको दोनों साइड करना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट नोट है कि आप लोग जब CND अप्लाई करो तो सिर्फ वो एक साइड नहीं हो सकता, वो दोनों साइड अप्लाई होगा। और एक चीज कि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसके बराबर है, ये नहीं कि ये भी LHS ये LHS इस दोनों को मैं बराबर कर दूं, क्यों? क्योंकि यहां से यहां आया हूं, यहां से फिर यहां आया हूं, तो ये दोनों तो बराबर होना चाहिए, नहीं, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसके बराबर होती है, ठीक। आप लोग कंप्लीट लेक्चर देखना तब जाके समझ में आएगी ये चीज। मैं क्या बात समझ में? मैं क्या आया कि नहीं? ठीक, इतना चीजें समझने में किसी को परेशानी? सफा चट करते हैं। चलिए अब एक छोटी सी चीज बची हुई है,
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है वो? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ध्यान देना, मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। बात ये कहता है कि बच्चा आपने प्रोपोर्शन अभी दिखाए 4 क्वांटिटी में, क्या सर जी ऐसा पॉसिबल है कि कल को 3 ही क्वांटिटी हो और वो प्रोपोर्शन में हो? ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल तभी है जब वो क्वांटिटी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब ये कि देखिए ध्यान से, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है? कि इफ तीन क्वांटिटी चाहिए अपने को, ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन। अरे भैया इसको अब प्रोपोर्शन में करें कैसे? हमने तो पढ़ा है कि 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होती है तो इस दोनों को बाय कर देते हैं, इस दोनों को बाय कर देते हैं, क्या है कि नहीं? जैसे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ए बी सी डी ये 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन में होते हैं तो इजिली इसको a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ही क्वांटिटी है तो यही 3 क्वांटिटी अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन दर्शाता है। कैसे दर्शाता है कि ये अपना a इज टू बी और ये b इज टू सी हो जाती है। मैं क्या बात समझ में? और जब जब अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है तो उसमें ये a बाई बी इज इक्वल्स टू b बाई सी होगा और यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होती है। ये चीज ध्यान रखना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इसका स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बस ये रिजल्ट नॉर्मल सी है। मैं क्या बात समझ में? तो अपना आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग रेशियो का एक के मेथड बचा पड़ा है और बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग तो अब बहुत ही नजदीक आ रहे हैं कि बेसिक मैथ्स अपना का अब मतलब हम लोग का खत्म होने वाला है। उसके बाद हम लोग लॉग से शुरू करेंगे और आप लोग बस मेहनत करते रहो और घबराओ नहीं, ठीक। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि कभी भी किसी चीज से डरना नहीं है। कोई भी नया चीज हम लोग जान रहे हैं, पेशेंस रखना है मन में कि हाँ मतलब कि अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, ये मेरे साथ भी होता था कि शुरुआत में अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वो एक टाइम पे आएगा, ठीक। आप किसी क्वेश्चंस को अब मतलब आज के टाइम पे आप किसी क्वेश्चंस को बना रहे हो, ठीक, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस पर आज टाइम दो। आप 10 मिनट दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, 25 मिनट दो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कल को अगर अपना 5-6 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक, और उसके बाद कोई एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता और उसमें हम लोग आधे घंटे टाइम दे दे, क्योंकि आगे आएगी ऐसी क्वेश्चन जो मतलब एक जिद पकड़ के आप लोग ठहर जाओगे कि नहीं करना है तो करना है, मैं किसी ना किसी तरह इसको करूंगा। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं होगा? मैं टॉपर हूं अपने मतलब क्लास का, मैं तो क्लास 10th टॉपर हूं, मेरे से कैसे नहीं होगा? ये जिद नहीं पकड़ना है, ठीक। आप 5 मिनट दो, नहीं बना ठीक है, आप डाउट्स में जाके उसको डाउट सॉल्व कर लो, ठीक है, या कमेंट्स में आप कमेंट करो, मैं डाउट सॉल्व कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए आज का टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा 2 साल मेहनत करो, उसके बाद तो फिर कॉलेज जाके जो आपको करनी है वो तो करोगे ही, उसमें तो आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक। इसीलिए आज का टाइम जो है वो आप सही जगह यूटिलाइज करो, ठीक है। ये सब में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये थोड़ा साइड कर दो कुछ समय के लिए, ठीक। आप फुल फोकस रखिए अपने स्टडी पे और अगर कोई क्वेश्चंस अभी नहीं बनते हैं, ठीक, तो आप आज उस पे मेहनत कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप 6-7 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन या किसी क्वेश्चंस में अटकते हैं तो आप 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं दो। क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा टाइम जो है वो खराब कर सकता है और वो पूरा रूटीन बर्बाद कर देगा, ठीक। कि किसी क्वेश्चन में आपने आधा घंटा दे दिए, फिर तो आपका एक शीट भी सॉल्व नहीं हुआ। शीट मानिए कि आप डेली 10 क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक। अगर आप डेली 10 क्वेश्चंस बनाते हैं, आप ये एक क्वेश्चंस में ही आधा घंटा स्पेंड कर दिए, ठीक, तो बाकी क्वेश्चंस का जो टाइमिंग होगा वो खराब होगा। उस वजह से आपकी फिर फिजिक्स खराब हो जाएगी, फिजिक्स में भी आपको टाइम देना है, केमिस्ट्री में भी आपको टाइम देना है, ठीक। तो इसीलिए तो आप एक अच्छी रूटीन बनाइए और आज अगर आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो हाँ आप मेहनत करो, क्योंकि आज आपके पास टाइम है, सिलेबस आपके पास कम है, आपने सिर्फ अभी बेसिक्स सीखा है,
इसीलिए। लेकिन कल को अगर 6-7 चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको टाइम नहीं देना है उतना, आप डाउट्स जाके डाउट सॉल्व कर लीजिए, ठीक। और मेहनत करते रहो बच्चा, और उसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक। टाइम को सही यूटिलाइज करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।